ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चाहे कैसी भी कयामत क्यों ना आ जाए, शहबाज सरकार मुनीर के इशारों पर नाचना बंद नहीं करेगी। अब सोचिए, पाकिस्तान के जज बगावत कर रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने मोर्चा खोल दिया। मुनीर को सीटीएफ बनाए जाने के खिलाफ दोनों जस्टिस अतहर मिन्नल्लाह और साथ ही जस्टिस मंसूर शाह ने इस्तीफा दे दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स मिर्जा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये सभी जज संविधान के 27वें संशोधन के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि ऐसा करके सरकार ने संविधान से खिलवाड़ किया। पाकिस्तान सरकार ने संविधान संशोधन कर मुनीर का ताज ताहयात महफूज कर दिया। इसका मतलब यह है कि मुनीर ताउम्र वर्दी पहन कर रहेगा। अरे क्यों पहन कर रहेगा? खैर ये पाकिस्तानी जाने। उसे ना तो राष्ट्रपति हटा सकेंगे और ना ही प्रधानमंत्री। अगर उसे हटाना होगा तो महाभियोग ही एकमात्र रास्ता है। इतना ही नहीं, परमाणु बम का भी बटन मुनीर के हाथ में दे दिया। सरकार की ये कारस्तानी जजों को समझ नहीं आ रही है। इसके बाद जज बगावत पर आ गए हैं और इसी कड़ी में जस्टिस शम्स मिर्जा का नाम भी शामिल हो गया है। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। सारे अधिकार दे दिए विजय जी, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। सरकार उसके हाथ, सेना उसके हाथ, बम उसके हाथ, पाकिस्तान की आवाम वो भी मुनीर के हाथ। देखिए मीनाक्षी जी, इसमें दो अलग अलग बातें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज कर रहे हैं। वो वहाँ पर जो पार्लियामेंट में, सेनेट में, नेशनल असेंबली में जो एक बदलाव किया गया है वो है जजेज के अपॉइंटमेंट, जजेज के ट्रांसफ़र, जजेज के प्रमोशन का अधिकार सरकार के पास आ गया, जो पहले कॉलेजियम के पास था, जैसे यहाँ है, जैसे भारत में है। तो वो उससे नाराज़गी है। पहली बात, वो एक बड़ा कारण है उनका कि वो उससे नाराज़ हो रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से मुनीर को दिया गया, और हमने लिखा है, आपने भी कहा कि महाभियोग से हटा सकते हैं। महाभियोग कौन करेगा? ये सरकार में तो जो इनकी पार्टी है, राष्ट्रपति जी की क्या नाम है, जरदारी साहब की पार्टी है, उन्होंने सपोर्ट किया उनको। तो मतलब सब मिलकर उसको बना रहे हैं, तो कहाँ से महाभियोग होगा? और ये बहुत खतरनाक है किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में। वैसे तो कहा ही जाता है कि डेमोक्रेसी अब तो दिख ही नहीं रही है। नहीं, कहने के लिए मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम तो है ना, डेमोक्रेसी नहीं दिख रही। वो तो वैसे भी कहा ही जाता है कि दुनिया भर में सब देशों के पास एक सेना होती है, पाकिस्तान अकेला ऐसा है जिसके पास एक सेना के पास देश है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात ही नहीं है। और मुनीर ने जिस तरह से अपने को ताकतवर कर लिया है, पहले फील्ड मार्शल बनाकर और अब जो सीडीएफ बनाया उन्होंने अपने आप को, उससे बहुत बड़ी ताकत हो गई। लेकिन उससे भी बड़ा खतरा पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया के लिए है कि जब न्यूक्लियर बटन की पावर एक आर्मी चीफ को या जो आर्मी का नायक है उसको दे दी जाए, तो ये दुनिया भर के लिए चिंता होनी चाहिए। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इसमें हम उसको नहीं छोड़ना चाहिए जिनके हाथ में बटन है। न्यूक्लियर बटन भले ही मुनीर साहब के पास हो, लेकिन मुनीर साहब का बटन तो ट्रंप साहब के पास है ना। बिल्कुल ठीक बात। तो ट्रंप ने जिस तरह से पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म किया है पाकिस्तान को, और वो जानते हैं कि अफगानिस्तान के एयरबेस पर किस तरह से कब्जा करना है, उसमें मुनीर कैसे मदद कर सकते हैं, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये बहुत छोटा खेल नहीं है कि केवल पाकिस्तान में ये हो रहा है। और जो जजेज हैं, मुझे ध्यान है कि जब परवेज मुशर्रफ थे, मैं वहाँ गया था पाकिस्तान में, तो जनरल सीजीआई वहाँ जो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश थे वो चौधरी साहब थे, जस्टिस चौधरी। और जस्टिस चौधरी ने भी उस सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया, उनको वो बंद कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। तो वहाँ पर जुडिशरी कई बार सरकार के खिलाफ वो समझती है और लड़ाई लड़ रही है। और जो आज इमरान खान साहब जेल में हैं, उनको जेल से छूटने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब 1-2 मुकदमों में उनको जमानत मिलनी है, तो वो छूट जाएंगे। वो इस वजह से कि जुडिशरी की वजह से। और मुनीर को यही चिंता है कि इमरान खान यदि बाहर आ गए तो एक नई तरीके की मुश्किलें होंगी, इसलिए उन्होंने अपना बंदोबस्त तो पूरा कर लिया। किसी तरीके का कोई पावर टसल हो ही ना, इसलिए अपने लिए पूरा मैदान उन्होंने साफ कर दिया। अब पाकिस्तान की आवाम भले ही डेमोक्रेटिक माइंड की होगी, क्योंकि सरकार का अमूमन तौर पर काम करने का तरीका तो डेमोक्रेसी का ही होता है, लेकिन फौज की सोच और फौज का काम करने का तरीका बड़ा ऑटोक्रेटिक होता है। आप एक ऑटोक्रेट के हाथ में डेमोक्रेटिक पावर, ऑटोक्रेटिक पावर सब कुछ उसके हाथ में सुपुर्द कर दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है, ये सोचने वाली बात है। एक रिपोर्ट और है, इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी विस्फोट इस रिपोर्ट के आने के बाद हो गया। ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट इमरान खान पर है। कहा गया है कि बुशरा बीबी के कहने पर इमरान हर फैसले लेते थे,
जब वो प्रधानमंत्री थे तब बुशरा तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों का इस्तेमाल करके सरकारी फैसले लेने में उन्हें एक तरह से चलाती थी। उनके माइंड को उन्होंने हाईजैक कर लिया था। जनरल बाजवा और जनरल फैज का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। कहा गया है कि दोनों ने मिलकर बुशरा बीबी को प्लांट किया था ताकि इमरान सरकार उल्टे फुल्टे फैसले ले सके। बुशरा बीबी तंत्र मंत्र का सहारा लेकर इमरान को गुमराह करती थी। रिपोर्ट पर यकीन करें तो इमरान को भी इसमें ऐतराज नहीं था। और जैसी ही रिपोर्ट सामने आई, पाकिस्तान का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सरकार इमरान के खिलाफ शिकंजा और कसने की तैयारी में है। इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं, उनके निकलने के रास्ते बंद हैं। अब एक और मामला सामने आ गया। जाहिर है पाकिस्तान की सियासी नूरा कुश्ती में अभी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान सरकार की पोल खुल गई है। बुशरा बीबी रूहानी ताकतों से हुकूमत चलाती थी। बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट का सामने आ जाना और फिर ख्वाजा आसिफ का ये बयान आना, ऐसा लग रहा है कि अगर जो थोड़े बहुत रास्ते अगर इमरान खान के लिए बचे भी हों कि वो बाहर आएं और फिर लोगों के बीच में उनके लिए कोई सिंपैथी, उनके पीछे लोग खड़े हों पाकिस्तानी, वो रास्ते भी बंद करने हैं। देखिए, अच्छा रागी जी या समीर जी आप खुद तय कर लें। मुझे लगता है देखिए जो 27वां संविधान संशोधन जो पाकिस्तान में किया गया है वो इसीलिए किया गया है। बेसिकली जो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पाकिस्तान के जो सर्वेसर्वा जो अभी बन गए आसिफ मुनीर, उनको डर लगता है कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे और चुनाव में अगर उनकी सरकार लौटकर आती है अगले चुनाव के अंदर, तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो संविधान संशोधन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि तो जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लिया जाए और आसिफ मुनीर को इतनी ताकत दे दी जाए कि उनके ऊपर कोई केस न चल सके। और जज जो इमरान खान को तमाम मामलों में बेल मिल चुकी है, सिर्फ 2 मामलों में बाकी थे। और खबर ये भी आ रही थी कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक इमरान खान को सभी मामलों में बेल मिल जाती है। और संभावना थी कि नए साल की शुरुआत पर वो जेल से बाहर आते और जेल से बाहर आकर वो फिर अपनी पार्टी को संगठित करते। तो ये वो चाहते हैं कि भाई इमरान खान किसी भी स्थिति में जेल से बाहर ना आए। और तमाम तरह के मुझे लगता है कि और आरोप तैयार किए जा रहे हैं कि इमरान खान को अगर बेल मिलती है, अब जज अपॉइंट करेंगे, सरकार नियुक्त करेगी, तो सरकार उन्हीं लोगों को नियुक्त करेगी जो सरकार जो चाहेगी वो जज करेंगे। तो बेल इमरान खान को बेल ना मिले, इसलिए पूरे पाकिस्तान की सरकार ने ये संविधान संशोधन को लेकर आई है जुडिशरी के अंदर और इसको बहुत ज्यादा ताकत दी है मुझे लगता है। लेकिन फिर भी इमरान खान छूटेंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। आने वाले समय में भले ही आसिफ मुनीर कितने भी ताकतवर बन जाए, उनके लिए परेशानी के दिन आने वाले हैं क्योंकि जजों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। जनता कह रही है कि भाई आपने संविधान का गला घोटा। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ सरकार के लिए और आसिफ मुनीर के लिए मुश्किल का दौर शुरू होने वाला है। रागी जी देखिए, इमरान खान के लिए रास्ता बाहर निकलने का एक ही है कि यदि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आकर के सेना से सामने जूझ जाए, जो एक दफ़ा लगा था। और उसमें से आपको ध्यान में होगा कि सेना का जो हेडक्वार्टर था उस पर ही लोगों ने अटैक कर दिया था और जाकर के जो है वो घुस करके तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की थी। दूसरी बात, हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान जेल गए ही उनको सत्ता से हटवाया ही अमेरिका ने हटवाया और अमेरिका की ही द्वारा ये स्थापित सरकार है। इस सरकार के कारण अब इस सरकार में भी लगता है कि जब डेमोक्रेसी होती है तो उसमें मल्टीपल पावर सेंटर हो जाते हैं एक सरकार के अंदर भी। और कोई भी दूसरे देश को उन सारे कोई भी सरकार हो उसको जब भी कोई वो फैसला लेता है अपने देश के लिए तो कहीं ना कहीं इस चीज का तो जरूर ध्यान रखता है कि जनता क्या सोच रही है। लेकिन यदि जहां वहां पर शहंशाह बैठा हुआ हो, वहां पर एक डिक्टेटर बैठा हुआ हो, मिलिट्री डिक्टेटर बैठा हुआ हो, तो वो उसके लिए ये मायने नहीं रह जाता, ये सवाल मायने नहीं रह। और जो दूसरा उसको हाँक रहा है उसके लिए भी ज्यादा आसान हो जाता है। यही कारण है कि पूरे सेंट्रल एशिया में देखेंगे कि जितने डिक्टेटर हैं, अमेरिका तमाम जगह डेमोक्रेसी की बात करता है, ये सारे बाहियात प्रश्न है। अमेरिका के लिए सबसे सुटेबल यह है कि वहां पर एक मिलिट्री डिक्टेटर हो या वो राजतंत्र हो। कहीं भी आपने देखा है जहां पर राजतंत्र है उसको हटाने की कोशिश की है, एक्सेप्ट आप नेपाल के अंदर, नेपाल में के अंदर चूंकि उनको क्रिश्चियनाइज करना था, उनको प्रोटेस्टाइज करना था, इसलिए उन्होंने यहाँ हटाने की कोशिश की। यहाँ पर भी वो चाहेंगे कि इमरान खान लौट करके नहीं आए। मुनीर ताकतवर होता है तो इमरान पाकिस्तान 51वें कनाडा तो नहीं बन सका, लेकिन 51वें जो है वो प्रोविंस के तौर पर पाकिस्तान अभी वो काम कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को कभी धोखेबाज कहने वाले ट्रंप
अब बात ट्रंप की भी हो रही है, यहाँ ट्रंप का जिक्र रागी जी ले आया, तो ट्रंप आखिर पाकिस्तान के फैन कैसे हो गए, ये भी समझने वाली बात है। ट्रंप के ट्विस्ट का राज क्या है? अमेरिकी अखबार ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें कहा गया कि ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने लॉबिंग की। करीब $5 मिलियन की डील ट्रंप के करीबियों के साथ साइन की। दुनिया जानती है कि ट्रंप ट्रेड को लेकर बड़े डेस्परेट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ट्रंप की चापलूसी भी की ताकि ट्रंप की गुड बुक में जगह मिल सके। पाकिस्तान भारत के साथ सीज़फायर का क्रेडिट भी ट्रंप को इसलिए दे रहा था, इस पर हमने कई मर्तबा चर्चा भी की, क्योंकि ट्रंप को वो नोबेल प्राइज की ललक थी। पाकिस्तान ने उनकी इस चाहत का फायदा उठाया और हर मंच से उन्हें नोबेल पीस प्राइज का प्रबल दावेदार बताया। कुल जमा यही है कि ट्रेड वाले ट्रंप को पाकिस्तान ने ट्रेड से ही ट्रैप कर लिया है। हर्षवर्धन जी, इंपॉर्टेंट ट्रंप के लिए ट्रेड हमेशा से रहा है और पाकिस्तान को तो बस ट्रंप का साथ चाहिए। नहीं, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप चाइना का हश्र देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका पायलट प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPC, वो वायबल नहीं हो पाया। जिस पोर्ट की बात की जा रही थी वो पोर्ट वायबल नहीं हो पाया। चाइना के इंजीनियर, चाइना के एक्सपर्ट, टेक्नोक्रेट वहां जाके मर रहे हैं। चीन ने सर्विलांस सिटी बना रखी है, उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं है। वो भी चीन भी इसी चक्कर में था कि हम मिनरल निकालेंगे और उसको फिर फिल्टर करके ले आएंगे। क्या हुआ? और अमेरिका जो चाह रहा है, जिस तरह की डील, जिस तरह के सौदे हुए हैं, वो संभव हो पाएगा क्या? अमेरिका को लगता है कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप हड़बड़ी में जो एक उनके ऊपर दबाव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा कैंपेन पूरी तरह से उल्टी जा रही है, उसको बचाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान का खजाना खाली है, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान बदहाल है। उसको लगता है इस बहाने कुछ डॉलर उसकी जेब में आते रहेंगे, थोड़ा 4 मंचों पर अमेरिका उसकी मदद करता रहेगा। और चाइना को लगता है कि ऐसे समय में जब भारत अमेरिका की साझेदारी बड़ी हो रही थी, जब बहुत सी चीजों पर चीन के लिए मुश्किल थी, तो उसको लगता है ठीक है, थोड़ा सा बैलेंसिंग होती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान इसमें बस तभी तक है जब तक ये बैलेंसिंग होती हुई उनको दिखेगी। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे उनकी कोई भूमिका है। और अगर ट्रेड का जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा के अगर पाकिस्तान ने कर लिया है, तो अमेरिका जो ट्रंप बोलते रहते हैं मैंने ट्रेड करके किया, मैंने ट्रेड करके, तो शाहबाज को बोलना चाहिए दरअसल कि मैंने ट्रेड करके दुनिया के सबसे ताकतवर देश की ये हाल कर दी है। अच्छा, एक और खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव में सबसे बड़ा फायदा ईरान को हो गया है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर विवाद, दवाइयों की सप्लाई पर रोक और ट्रांजिट पॉलिसी के चलते अफगानिस्तान अब लगातार ईरान की ओर झुक रहा है। नतीजा ये कि पाकिस्तान का दशकों पुराना आर्थिक दबदबा कमजोर हो रहा है और ईरान का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 6 महीने में अफगानिस्तान ईरान व्यापार 1.6 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पाकिस्तान के साथ हुए $1.1 बिलियन के व्यापार से काफी ज्यादा है। इतना ही नहीं, अफगान व्यापार पाकिस्तान से हटकर स्थायी विकल्प खोज रहा है। तालिबान अब भारत, तुर्की, ईरान और मध्य एशिया से दवाइयां मंगाने की तैयारी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान के व्यापार बंद करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विजय जी, एक जंग से लेकर बात व्यापार के व्यवहार की भी सर, सब जगह से शहबाज की तो हेकड़ी निकल ही रही है। पाकिस्तान का सिरदर्द, अफगानिस्तान का आपने और नाम ले दिया तो वो बहुत सिरदर्द उनको चल रहा है लगातार। यदि सेना के स्तर पर देखें, उनकी जो तबाही पूरी वहाँ हुई है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पर वो लगातार लड़ाई में उनसे अभी तक कहीं निकल नहीं पाए हैं। कोशिश वो कर रहे हैं। और ईरान के साथ भी एक चल रहा था कि ईरान का दबदबा तो अलग है ही। ईरान तो अपने जो पूरा एक मुस्लिम दबदबा उसको रखना चाहता है, आर्थिक के अलावा, सेना के अलावा। जो टर्की के साथ भी उसकी जो लड़ाई चल रही है, उसमें वो चाहता है कि अफगानिस्तान उनके साथ आ जाएगा तो बेहतर तरीके से काम और उसकी जो ताकत है वो बढ़ती है। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है, खासतौर से तब से जब से भारत के साथ उसके रिश्तों में एक बदलाव हुआ है। अच्छे हुए हैं, खराब हुए मुझे नहीं पता, लेकिन एक नए रिश्तों की शुरुआत वहाँ पर तालिबान पॉजिटिव डायरेक्शन में वो चल रहा है। और उससे भी ज़्यादा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है अब पाकिस्तान के साथ। तो वो एक बड़ा सिरदर्द हो गया ना। और वहाँ वो उसको निपटने के लिए कहीं ऐसी जगह पर फंस गए हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान के साथ कैसे करे। और जब अभी इससे पहले हम ट्रंप साहब की चर्चा कर रहे थे, तो ट्रंप साहब तो पाकिस्तान के साथ हैं कि अफगानिस्तान के साथ हैं ये भी नहीं पता।
पाकिस्तान को खुद को ही नहीं समझ में आता, क्योंकि अफगानिस्तान के मसले पर ट्रंप साहब अफगानिस्तान के साथ हैं और अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं कि भाई बगराम एयरबेस किसी भी तरह से मिल जाए। तो लगातार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में वो फंसा हुआ है। ईरान के आर्थिक दबदबे को, सॉरी मैं ये कह रही हूँ कि ये ट्रंप का हाथ सबके साथ जब तक उनका फायदा उनका मुनाफा बिल्कुल है। इसमें तो अमेरिका की मतलब इसमें ट्रंप की कोई बात ही नहीं है। अमेरिका का ये पॉलिसी हमेशा ही रही है और ट्रंप साहब तो बहुत ज़्यादा बिजनेस वाले हैं, तो वो बिना धंधे के बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। तो पाकिस्तान को इसमें कितनी मदद, पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका इसलिए है कि वो अफगानिस्तान पर जो एयरबेस है उसका कब्जा उनको मिल जाए, इसके अलावा कोई रिश्ता उनके साथ नहीं है। दूसरा, आपको थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए भी काम में आता है कि ट्रंप साहब इसलिए भी नाराज है कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को भगा दिया था, तालिबान ने तालिबान ने सब टैंक वैंक जब्त कर लिए थे और अमेरिका सेना को भागना पड़ा, तो उसने भी नाराज है। वही अमेरिका के टैंक काम में आ रहे हैं वहां पर, बिल्कुल बलूचिस्तान में। तो इस लड़ाई को तो लंबा लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। और ईरान के साथ झगड़ा करके बढ़ाकर वो बहुत मुश्किल में पड़ेगा, इसलिए ईरान के साथ वो वहाँ नहीं जा रहा, बिजनेस को लेकर भी। और मज़ेदार बात यह है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेनाएं भागी तो अफगानिस्तान की जो पुरानी सत्ता थी और उसके जो लोग थे अपनी जान बचाने के लिए ईरान के ही भागे और भारत में जो भाग करके भी जो आए उनका वीज़ा जो है वो अफगानिस्तान से सीधे लग करके नहीं आकर के ईरान के थ्रू आया। बहुत सारे विद्यार्थी भाग करके आए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोग जगह आए जिनको अपनी जान बचानी थी, जो पैलेस के थे, जो राष्ट्रपति भवन में अपॉइंटेड थे, ऐसे अधिकारी भी जान बचा करके या तो ईरान भागे या ईरान से जागने के बाद उन्होंने भारत वहीं से अपना जो है वो भाग करके आए। तो ये यदि ईरान के साथ उसके बेहतर संबंध हो रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक कांटा सिर्फ ये जुड़ा हुआ है कि उसमें टर्की भी शामिल है। वही करो, टर्की और ईरान का जो टर्की जो है ना, टर्की के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है, टर्की के साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, क्योंकि वो खुद ही खलीफा बनना चाहता है, ईरान खुद ही खलीफा बनना चाहता है। जो इस्लामिक कंट्री तो रह नहीं सकती, नहीं रह रही हैं, ऐसा तो नहीं है कि रह नहीं रही हैं, लेकिन एक दूसरे को काटते रहती है इसमें। तो ये लेकिन पाकिस्तान के लिए तो फिर दोनों ही सिरे से ऐसा लग रहा है कि खैर ख्वाह केवल ट्रंप है। समीर जी, रागिब जी। बिल्कुल मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बड़ा संकट है। अगर अफगानिस्तान, भारत के साथ तो वैसे ही व्यापार बंद है, पानी भारत ने बंद करके रखा है, हुक्का पानी पूरा पाकिस्तान का भारत ने बंद कर दिया है। अब अफगानिस्तान से भी जो व्यापार हो रहा था वो भी अफगानिस्तान ने व्यापार पूरा बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान, उसके बाद भी पाकिस्तान बेशर्मी से कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही आप बर्बाद हो रहे हो। अफगानिस्तान से आप बॉर्डर पर ड्रोन लाइन पे आप लड़ रहे हो, आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, अफगानिस्तान ने आपके आदेश से पे कब्जा करने की कोशिश कर ली है, आप अफगानिस्तान से लड़ नहीं पा रहे हो और आप कह रहे हो कि व्यापार बंद कर देगा अफगानिस्तान तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी हो रही है, आंतरिक रूप से भी वो परेशान हो रहा है। जिस तरीके से आसिफ मुनीर वहां पावरफुल होते जा रहे हैं, जनता के अंदर जिस तरीके से नाराजगी है, कट्टरपंथी तत्व जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर लगातार विद्रोह कर रहे हैं, तो वो अपने सेना के अपने लोगों के ऊपर वहां की सेना गोलियां चलाती है, हेलीकॉप्टर से बम गिराती है। अब बॉर्डर पे आप अफगानिस्तान से लड़ रहे हो, इधर भारत से आप अलग डरे हुए हो कि भारत ने आपकी इतनी पिटाई की है और कब भारत आपको फिर पीटे। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के पास अब एकमात्र विकल्प बचा हो कि जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप के सामने घुटने टेके हुए, अब उन्हें लग रहा है कि चीन भी बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा, तो ट्रंप साहब के पकड़ कर रखो। ट्रंप साहब अपने को आर्थिक रूप से मदद देते रहेंगे, जरूरत पड़ने पर हथियार भी देते रहेंगे। दिखता है, ऐसा लगता है उनके चरणों में लौट गए हैं। ट्रंप के रिश्तों में तो टीएनसी लिखना चाहिए हमेशा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के बाद अब मैक्सिको में जेन-ज़ी तख्तापलट की तैयारी कर रहे हैं। देश में सरकार के खिलाफ हजारों की तादाद में भड़के युवा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेयर की हत्या के बाद से शुरू हुआ ये प्रदर्शन उग्र रूप ले चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेक्सिको सिटी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़ों और जंजीरों से हमला किया है। कई जगह आगजनी भी हुई। प्रदर्शन रुकने की बजाय उग्र होता जा रहा है और ये प्रदर्शन अपराध, भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों के खिलाफ है। प्रदर्शन में सिर्फ युवा ही नहीं, हर उम्र के लोग भी शामिल हैं। जेन-ज़ी राष्ट्रपति क्लाउडिया का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो अमेरिका का पड़ोसी देश जहां पर इस वक्त जेन-ज़ी जमकर बवाल काट रहे हैं,
अब इसमें भी आप प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे ये जो अस्थिरता पैदा की जा रही है ये भी किसी डीप स्टेट का काम है, ये जो क्लेश हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है? रागी जी, अगर आप इस पर अपना मत रखना चाहें। देखिए, मुझे तो एक चीज़ लग रहा है कि ये जेनजी का जो आंदोलन कहीं भी जो हो रहा है, सफल हो रहा है, ये उन्हीं कंट्री में क्यों हो रहा है जहां अमेरिका इस ढंग की चीज़ें चाहता है। मैक्सिको में भी सत्ता बदलाव के लिए अमेरिका की ख्वाहिश थी। बांग्लादेश के अंदर जो है वो अमेरिकन डीप स्टेट का काम है। नेपाल के अंदर जो है साथ में एक यूरोपियन यूनियन मिल गया है और अमेरिका भी उसमें आए। तीसरा बड़ा पैटर्न आप देखेंगे कि ये जितने जगह ये सक्सेसफुल हो रहे हैं वे सब छोटे छोटे देश हैं। मैक्सिको बहुत बड़ा देश नहीं है, बांग्लादेश बहुत बड़ा नहीं है, नेपाल की आबादी 3.25-4 करोड़ के आसपास की आबादी है और बहुत सारे शहर में तो ऐसे हैं जो ताले लगे हुए हैं, उनके लोग जो है भारत में काम कर रहे हैं या यूरोप के देशों में काम कर रहे हैं। तो ये जो जेनजी का मूवमेंट है, एक मुझे लगता है कि नए टेक्नोलॉजी, ये छोटा सा कहीं भी जिसे हम कहते हैं चिंगारी फूटी और लोग सड़क पर आए और सत्ता का बदलाव होगा। लेकिन इससे ये एक बात समझ में आती है कि अमेरिका हर जगह जो एक था कि 70 और 80 के दशक में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए तख्ता पलट करता रहता था, पैसे का सहयोग दे करके, आर्म्स दे करके, एड दे करके वहाँ अपनी मनचाही सरकार बना। मुझे लगता है फिर उस दिशा में एक काम शुरू हो गया है। कल जो न्यूक्लियर ब्लास्ट का मामला आया वह भी एक नया आर्म रेस शुरू करने की दिशा में एक कदम है। अब सोवियत यूनियन के रसिया की तरफ से भी बयान आना शुरू हो गया है कि वह भी है। कहा ही था भारत कोशिश हो रही है जेन जी को भड़काने की। हाँ, भारत के अंदर तो चल ही रहा है। भारत के अंदर तो आज किसान आंदोलन से भारत में वो सफल नहीं हो पाएगा। भारत एक बड़ा देश है और एक मजबूत सरकार यहाँ पर है, तो वो उसको चलाना भारत में सेना की स्थिति अलग है, सरकार अलग है, इसलिए वो यहाँ पर सफल नहीं होगा। ताकतें, ऐसा तो नहीं है कि पिछले 4 साल 5 साल शाहीन बाग क्या था, वो तो एक जेनजी ही था। किसान आंदोलन को उसी रूप में लोगों ने सड़क पर उतारने की कोशिश की थी और लोग तो बड़े गौरवान्वित होकर के कह रहे थे कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया है, अब लोग कोई उसका फायदा नहीं उठा पा रहा है तो हम क्या करें। तो ये तस्वीर हमने आपके सामने मैक्सिको की रख दी। अब कोशिशें भारत में चाहे जितनी भी हो वो कोशिशें नाकामयाब रही है। लाल किले वाली तस्वीर को अगर आप याद करें